गुड इवनिंग बेटा। आज अपन बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो पूर्व में पीडीएफ के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से 3 चैप्टर पढ़े हैं, शायद आपको कुछ डाउट्स होंगे, उसको अपन आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के बाद अगर उसके पश्चात भी आप लोगों को डाउट्स रहता है तो मुझसे फोन में भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अपन जो पढ़े थे पहला चैप्टर आपको याद होगा, दोहरा लेखा प्रणाली पर पढ़े थे कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है। उसको रिवाइज करते हैं अपन। देखिए, डबल अकाउंटिंग सिस्टम बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक ऐसा चैप्टर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो यूनिट नंबर 1 में आता है, और आगे आप कॉमर्स का कुछ भी पढ़ेंगे ये आपको लास्ट तक का काम आएगा। तो अपन थोड़ा सा एक सवाल पढ़ते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट यूनिट में कि दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब टू इट्स, इसके इतिहास को समझाइए, या दोहरा लेखा प्रणाली अपन किसे कहते हैं उसके बारे में बताइए। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो इसको ऐसे समझाइएगा। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली एक्चुअली लेखांकन की एक नई प्रणाली है। आज से 400, 500 या 1000 साल पहले दुनिया के हर देश में लेखांकन की अलग अलग प्रणाली चलती थी। अमेरिका में अलग प्रणाली होगी, ब्रिटेन में अलग प्रणाली होगी, इटली में अलग प्रणाली होगी, हमारे देश भारत में अलग प्रणाली होगी। तो उसी के तारतम्य में सभी प्रणालियों में एक हर व्यक्ति लगा हुआ था कि एक ऐसी प्रणाली को विकसित करे जो सब पर लागू हो, सब उसका उपयोग करे। इसी के बेस पे हम एक देश है, उसका नाम है इटली। वहां वेनिस सिटी में एक व्यक्ति रहता था 1494 1494 में। उस व्यक्ति का नाम था लुकास पेसियोली। उस व्यक्ति ने सर्वप्रथम दोहरा लेखा प्रणाली पर एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था दी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज। फिर से बोल रहा हूं, दी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज। इस किताब के आधार पर उसने पूरी दुनिया वालों को बताना चाहा कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है। उसके अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की एक ऐसी प्रणाली है जिसके आधार पर व्यापार में किए गए प्रत्येक कार्य का 2 प्रभाव पड़ता है। अर्थात आप कोई भी ट्रांजैक्शन करिए वो डबल इफेक्ट पड़ेगा। उसी में से एक प्रभाव कहलाता है डेबिट और क्या कहलाता है क्रेडिट। तो यहां से डेबिट और क्रेडिट की शुरुआत हुई। कब हुआ था? 1494 में इटली देश के वेनिस सिटी में एक व्यक्ति जिसका नाम था लुकास पेसियोली, उसने सर्वप्रथम डबल अकाउंटिंग सिस्टम पर एक किताब लिखा, जिस किताब का नाम था दी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज। इस किताब के आधार पर उसने पूरी दुनिया वालों को सर्वप्रथम बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है। उसके अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की एक ऐसी प्रणाली है जिसके आधार पर व्यापार में किए गए प्रत्येक कार्य का 2 प्रभाव पड़ता है। अर्थात जितना प्रभाव कहलाएगा डेबिट, उतना ही प्रभाव कहलाएगा क्रेडिट। फॉर एग्जांपल के लिए आप 5 रुपए की पेन खरीदिए या बेचिए। अगर खरीदेंगे तो पेन आई 5 रुपए का 2 प्रभाव हुआ, बेचेंगे 5 रुपए या पेन गई 2 प्रभाव हुआ। ठीक। इसके पश्चात सन 1543 में 1543 में ह्यूज ओल्ड कैसल, एक व्यक्ति का नाम है ह्यूज ओल्ड कैसल, ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया क्योंकि वो इटालियन में लिखी गई थी। है भाई, लुकास पेसियोली इटालियन था, उसने इटालियन में लिखा डबल अकाउंटिंग सिस्टम को। तो इसका ह्यूज ओल्ड कैसल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, और तत्पश्चात 1795 में एडवर्ड जोन्स ने इसमें कुछ सुधार किया। इसने कुछ सुधार किया और अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया, लिखा। चूंकि दोहरा लेखा प्रणाली पर सर्वप्रथम किताब किसने लिखी थी? लुकास पेसियोली को। इसलिए हम लोग लुकास पेसियोली को फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं। आप 11th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है। अब इसके बेस पे हम पढ़ते हैं खाते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के डायरेक्ट टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नाम मात्र के खाते। ठीक है बेटा। वास्तविक खाते किसको होते हैं? ऐसा कोई भी खाता जो संपत्ति का बोध कराए, एसेट्स का, वास्तविक खाता कहलाएगा। ठीक है ना। और इस खाते का नियम होता है आने वाली संपत्ति डेबिट होगी, जाने वाली संपत्ति क्या होगी? क्रेडिट होगी।
ठीक है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, मूर्तमान और अमूर्तमान। अब इसको बाइफर्केट अपन करते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। मूर्तमान का मतलब होता है ऐसी कोई भी संपत्ति जो अपने मूर्त रूप में हो, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लंबे समय तक व्यापार में उपयोग करते हैं, जिस पर हरास भी लगता है। क्या कहलाएगी? मूर्तमान। वास्तविक संपत्ति, स्थायी संपत्ति, भूमि, बॉन्ड, प्लान, मशीन, फर्नीचर, ऑल दिस थिंग इज कॉल्ड द रियल टेंजिबल एसेट्स। ठीक है। और एक होता है अमूर्तमान, उसमें क्या तुम्हारा आ जाएगा? गुडविल। कुछ राइटर लोग इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को भी लेते हैं, अपन उधर नहीं जाएंगे, अपन सिर्फ गुडविल लगाते हैं। ख्याति किसको कहते हैं? ख्याति एक अमूर्तमान, देखिए पहली परिभाषा क्या ख्याति की? ख्याति एक अमूर्तमान संपत्ति होती है जिसे देखा, छुआ और महसूस नहीं किया जा सकता। यह व्यापारी के द्वारा व्यापार में किए गए अतिरिक्त कार्य से ओरिजिन पैदा होती है, इसलिए हम उसको व्यापारी की नाम और प्रसिद्धि भी कहते हैं। ये परिभाषा पढ़े होंगे आप लोग। तो ख्याति ही एकमात्र ऐसी संपत्ति होती है जो अमूर्तमान होती है, लेकिन वो भी संपत्ति होती है, वो भी व्यक्ति, देखिए दिखती नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति है। आपको मैं एग्जांपल से भी समझा दूंगा, ठीक है ना। तो वास्तविक संपत्ति टेंजिबल, अटेंजिबल, भूमि, बॉन्ड, प्लान, मशीन टेंजिबल, गुडविल इनटेंजिबल, अमूर्तमान। ठीक। दूसरा तुम्हारा खाता होता है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते का नियम होता है पाने वाला विकलन और देने वाला समाकलन। अभी अभी 3 प्रकार के होते हैं। मेरा नाम क्या है पता नहीं बेटा, आप लोग शायद साल अपन रूबरू होकर कब पढ़ाई करेंगे। मेरा नाम है आबिद हसन खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स डिपार्टमेंट, शहीद डोसर साहब शासकीय महाविद्यालय, जामनोरा, भरत, जिला दुर्ग। अगर मेरा खाता आप बनाओगे, आबिद खान का खाता कौन सा है? व्यक्तिगत खाता। मैं एक व्यक्ति हूँ। आपके बच्चे लोग जो सुन रहे हो मेरी बातों को, कई बच्चे होंगे राम, प्रकाश और एक्सेट्रा नाम आप लोग, आपका खाता बनाऊंगा व्यक्तिगत खाता। किसी फर्म का खाता व्यक्तिगत खाता। 3 प्रकार के होते हैं, किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराए व्यक्तिगत खाता, किसी कंपनी का नाम का बोध कराए व्यक्तिगत खाता, किसी फर्म का कराए व्यक्तिगत खाता। 2 हो गए ना, इंसान का नाम और फर्म और कंपनी का नाम। तीसरा मैं आखिरी में बताऊंगा, या सुन लीजिए तीसरा भी अभी। ऐसा कोई खाता जो प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व, अदत्त, अदत्त, उर्दत्त, उपार्जित, अनुपार्जित, ये किसी चीज में सामने का लग जाता है तो ऑलरेडी क्या बन जाता है? व्यक्तिगत खाता। इस खाते का नियम है पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन। और लास्ट तुम्हारा होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। नाम मात्र खाता किसको बोलते हैं? ऐसा कोई भी खाता जो आय और व्यय, चाहे वो आय के बारे में बताए या व्यय के बारे में बताए, तो आय या व्यय के बारे में जो इंडिकेट कराए हमारे को, उसको अपन क्या बोलते हैं? नाम मात्र का खाता। इस खाते का नियम होता है सभी व्यय और हानियां डेबिट, सभी आय और लाभ हमारे क्या होंगे? क्रेडिट। मैं रिवाइज करता हूं डबल अकाउंटिंग सिस्टम को। आपसे सवाल पूछा जाएगा, दोहरा लेखा प्रणाली से क्या समझते समझाइए। दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की एक ऐसी प्रणाली है जिसके आधार पर व्यापार में किए गए प्रत्येक कार्य का 2 प्रभाव पड़ता है, अर्थात जितना प्रभाव डेबिट पड़ेगा उतना प्रभाव क्या पड़ेगा? क्रेडिट पड़ेगा। इसकी शुरुआत सन 1494 में इटली देश के वेनिस सिटी में हुई। वहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था लुकास पेसोली। उसने सर्वप्रथम दोहरा लेखा प्रणाली पर किताब लिखा, जिस किताब का नाम था दी कंप्यूटेशन स्क्रिप्चर्स। इस किताब के आधार पर उसने पूरी दुनिया वालों को यह बताना चाहा कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है। उसके अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली, वही चीज को रिपीट करेंगे, दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की एक ऐसी प्रणाली है जिसके आधार पर व्यापार में किए गए प्रत्येक कार्य का 2 प्रभाव पड़ता है, अर्थात पहला प्रभाव डेबिट, सेकंड प्रभाव क्रेडिट का है। तत्पश्चात सन 1543 में ह्यूज ओल्ड कैसल ने इसका अंग्रेजी में लिपिबद्ध किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, और सन 1795 में 1795 में एडवर्ड जोन्स ने इसमें कुछ सुधार करके अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया। चूंकि दोहरा लेखा प्रणाली का पहली बार किताब किसने लिखा था? लुकास पेसोली ने। इसीलिए लुकास पेसोली को दोहरा लेखा प्रणाली का क्या बोलते हैं? जन्मदाता। इज इट क्लियर? ठीक है। प्रीवियस वीडियो में बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने, मुझे याद नहीं नाम, आपने इसमें से पूछा था मुझसे कि कुछ आवाज की परेशानी आ रही थी। उस चैप्टर का नाम था पूंजी और आगम। तो अपन आज पूंजी और आगम के बारे में ही रिवाइज करते हैं। पूंजी और आगम एक एक्चुअली ये 11th में आपने इसको भी पढ़ा होगा, और इसका अंतर आपको आना बहुत ही जरूरी है आगे कॉमर्स की पढ़ाई के लिए, कि पूंजीगत क्या होता है और आगमगत क्या होता है। हालांकि मैंने अभी आपको जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें एक चीज बताने वाला था, भूल गया था। ख्याति बिकती है।
ख्याति बिकती कैसे पता लगे ख्याति दिखती तो नहीं है, दिखती नहीं है लेकिन बिकती है। आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, जामगांव कॉलेज अपना जो रोड पे चौक के थोड़ा आगे है, चौक पे मान लीजिए कोई बहुत अच्छी होटल है, उसका नाश्ता समोसा बहुत चलता है, बहुत बिकता है समोसा वहाँ। अचानक किसी कारणवश मान लीजिए वो दुकानदार अब उसको बेच के जाना चाह रहा है, दुकान की कीमत होगी 20 लाख, लेकिन लोग खरीदने के लिए चालू जाएंगे उसको 22 लाख 24 लाख में। क्यों? तो जो भी खरीदेगा उसको मालूम है कि होटल बहुत चलती हुई होटल है, अब मैं 1-2 लाख में एक्स्ट्रा भी दूंगा, तुरंत कमा लूंगा। तो ये क्या है उसकी, ये उसकी गुडविल है। आप स्कूल में पढ़ते थे बच्चे लोग, अभी फर्स्ट ईयर में आए हो, आपके स्कूल के बाहर गुपचुप वाला हो सकता लगाता हो ठेला, बहुत अच्छा गुपचुप बनाता है। अगर वो स्कूल के बाहर आज लगाता होगा तो आप खाने के लिए, आप कॉलेज की छुट्टी के बाद वो स्कूल पे जाएंगे, कॉलेज के बाहर ठेला लगाएगा कोई ना, तो वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वो भैया बहुत अच्छा गुपचुप बनाता है, हम उन्हीं क्या खाने जाना है हमको। ये क्या है, उसकी गुडविल है, ठीक है ना। तो समान रूप से गुडविल क्या होती है, एक अमूर्तमान संपत्ति होती है जिसे विच वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट फील इट। आफ्टर दिस वन इफ यू वांट टू सोल्ड इनटू द मार्केट, आप चाहो तो इसको बेच सकते हो, ठीक। अब बनाते हैं पूंजी और आगम में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जब इसको बाइफरकेट करके पढ़ाऊंगा तो फ्लो चार्ट बनाऊंगा बोर्ड पे, उसके बेस पे और अच्छा आपको समझ में आएगा। अपन आज रिवाइज कर रहे हैं इसलिए मैं डिक्टेट कर रहा हूं आपको। देखो पूंजी का और आगम को 4 हिस्सों में अपन बांटते हैं, पूंजी भी 4 हिस्से में बटेगी और आगम भी 4 हिस्से में। एक एग्जांपल समझाता हूं, हम एक नई दुकान खोलना चाह रहे हैं, दुकान खोलने के हमको दुकान की जरूरत पड़ेगी, या तो किराए पे लेंगे या खरीदेंगे, दो में से कोई एक चीज होगी। अपन मान लेते हैं खरीदे 10 लाख की दुकान खरीदे, दुकान खरीदने के बाद तुरंत दुकान नहीं खुलेगी, उसके रंग रोगन कराएंगे, कुछ कहीं का कुछ उखड़ा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगवाएंगे, जो भी एक्सेट्रा काम करवाएंगे, 1 लाख उस पर लग गया, 11 लाख हो गया, ठीक है। अपन ने कपड़े की दुकान खोलना चाहा, ठीक है, रेक वगैरह बनवाएंगे, 3 लाख उस पर लग गया, 14 लाख हो गया। मेरा बोलने का मकसद क्या है कि ऐसा कोई भी खर्चा पूंजीगत खर्चा कहलाएगा जिसके द्वारा स्थायी संपत्ति को खरीदा गया होगा, स्थायी संपत्ति को लाया गया होगा, स्थायी संपत्ति को स्थापित किया गया होगा, चालू किया गया होगा, मरम्मत किया गया होगा, ये सभी का सभी व्यय इसमें जाएगा पूंजीगत व्यय में। All expenses expended by us for purchasing of a fixed asset, repair it, establish it, start it is called as the capital expenditure. ऐसे सभी व्यय जिनके द्वारा स्थायी संपत्ति को खरीदा जाता है, उनको लाया जाता है, लगवाया जाता है, चालू किया जाता है, मरम्मत किया जाता है, सभी पूंजीगत व्यय कहलाएगा। क्लियर है? अब मरम्मत की बात आती है, हीरो होंडा गाड़ी पुरानी खरीदे 15,000 में, 2,000 इंजन काम, 17,000 पड़ गया ना, 17,000 पूंजीगत खर्चा। लेकिन चला रहे हो, चलाते जाते कुछ टूट गया, अब मरम्मत कराए, वो शामिल नहीं होगा, वो अलग जाएगा खर्चा, वो रूटीन खर्चा हो जाएगा, बताऊं बाद में। तो पूंजीगत खर्च किसको बोलते हैं? ऐसे कोई भी खर्च जिसके आधार पर स्थायी संपत्ति को खरीदा गया हो, लाया गया हो, लगवाया गया हो, चालू किया गया हो, मरम्मत किया गया हो, स्थापित किया गया हो, वो सभी पूंजीगत खर्च कहलाएंगे, ठीक है। पता लगा हमारी दुकान नहीं चली, किसी कारणवश फेल हो गया, दुकान नहीं चला पाए, और उठा के पूरी दुकान को फर्नीचर के साथ बेच दिए, जो पैसा मिलेगा पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत लाभ नहीं बोल रहा हूं मैं, पूंजीगत प्राप्ति। पता लगा 15 लाख रुपए खर्चा किए थे दुकान में, रेक में, और 13 लाख बेच दिए, तो 13 लाख 15 लाख क्या हुआ था पूंजीगत खर्च, 13 लाख क्या हुआ पूंजीगत प्राप्ति, नुकसान कितना हुआ 2 लाख पूंजीगत हानि। अब पता लगता 15 लाख 20 में बेच दे, 5 लाख लाभ हुआ ना, पूंजीगत लाभ, या तो लाभ होगा पूंजी लाभ या पूंजी हानि होगी, ठीक। अब बनाते आगम में। अब अपन उस दुकान में क्या काम करना चाह रहे थे, रेडीमेड कपड़े का, जींस लिए, खर्चा किए भाई, जींस लाए, ट्राउजर लाए, टॉप लाए, सलवार सूट लाए, अंडरगारमेंट्स लेके आए, और जो भी चीज लाए, टी शर्ट्स लाए, ये सभी माल है। माल किसको बोलते हैं? एक व्यक्ति माल उसको बोलता है व्यापारी जिस चीज का वो बिजनेस करता है। कपड़े वाला कपड़ा दुकानदार के लिए कपड़ा माल है, राशन वाले के लिए राशन माल है, फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर माल है, किताब दुकान के लिए किताब माल है, मतलब गुड्स किसको बोलते हैं? एक व्यापारी जिस चीज का व्यापार करता है वो क्या कहलाएगा? सामान कहलाएगा, माल कहलाएगा। पता लगा 10 लाख रुपए का कपड़ा लेके आए थे, आगमगत व्यय, व्हाट वी से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आगमगत व्यय। बेचे उसको 14 लाख में, आगमगत प्राप्ति 10 लाख का माल कितने में बेचे? आगमगत प्राप्ति 14 लाख में। लाभ कितना हुआ? 4 लाख। आगम लाभ या इसी को बोलते हैं शुद्ध लाभ। क्या बोलते हैं बेटा? शुद्ध लाभ। मतलब जब आगमगत व्यय 10 लाख किए थे कपड़े में, उसको बेचे हमारा 14 लाख आया, वो 14 लाख आगमगत प्राप्ति है, और इसको बेचने में जो लाभ हुआ 4 लाख, क्या कहलाएगा? आगम लाभ या शुद्ध लाभ। पता लगता 10 का माल 8 लाख में गया, 2 लाख क्या होता हमारा? आगमगत हानि। ठीक है, क्लियर है?
अब हमारा एक होता है आस्थगित आगम व्यय। आस्थगित आगम व्यय तो जुड़ा हुआ है, आगम मतलब रेवेन्यू है कि आगम खर्चा अपन किसको बोलते हैं बेटा, जिस बिजनेस को आप कर रहे हो उसके संबंध में जो माल खरीद के ला रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, नौकर का पेमेंट कर रहे हो, चाय नाश्ते में खर्चा कर रहे हो ग्राहकों की, ये जो रूटीन खर्चे डेली के खर्चे होते हैं ये कहलाते हैं आगमगत खर्चे। एक व्यापार को सुचारू रूप से संचालन करने में रोजमर्रा के जितने खर्चे होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, आगमगत व्यय। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया। अब आस्थगित आगम व्यय क्या बोलते हैं, अगर कोई आदमी आगम खर्चा करता है, शुरुआत में बिजनेस चालू करता है तो विज्ञापन करने में, अनुसंधान करने में, अनुसंधान किसको बोलते हैं बेटा, अनुसंधान का मतलब होता है मैं कहाँ दुकान खोलना चाह रहा हूँ, मैं भिलाई जामगांव में, तो जामगांव में दुकान खोलना चाह रहा हूँ, तो जामगांव में मेरी दुकान कितनी चलेगी, वहाँ पब्लिक की मांग कैसी है, ये रिसर्च कर रहे हो आप, उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा खोलना है कि नहीं खोलना है। तो ये अनुसंधान का जो खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा, आगम खर्चा है। लेकिन ऐसे खर्चे जो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, विकास व्यय, अनुसंधान व्यय, विज्ञापन व्यय, बहुत विज्ञापन में खर्च होते, ये आगम व्यय है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में हो गए हैं कि यदि आप इनको आगम मानेंगे तो आपको व्यापार को भारी नुकसान होगा। इसलिए इनके खर्चे को थोड़ा थोड़ा करके अपन लाभ हानि में दिखा के समाप्त करेंगे और बच्चे भी पैसे कहाँ दिखा देंगे, चिट्ठे में। एग्जाम्पल के लिए अपन लाभ हानि खाता बनाते हैं, अंतिम खाते में लाभ हानि खाता बनाते हैं बेटा, तो लाभ हानि खाते में विकास व्यय खाते दिखाते हैं, अनुसंधान में भी दिखाते हैं, विज्ञापन में भी दिखाते हैं। अब 1 लाख विज्ञापन में हो गया, पूरा पूरा दिखा दोगे तो व्यापार को भारी नुकसान हो जाएगा। 1 लाख तो विज्ञापन में हो गया, नुकसान में जाओगे आप। इसलिए बोलते एक काम करो, 1/4 हिस्सा लाभ हानि दिखाओ, बाकी 3/4 को चिट्ठे में दिखाते रहो, फिर अगला साल आएगा फिर 1/4 खत्म कर देंगे, फिर 1/4 खत्म कर देंगे, इस प्रकार 4। क्योंकि विज्ञापन का फायदा सिर्फ 1 साल तक नहीं मिलता है, विज्ञापन का फायदा कितना साल मिलता है, कई साल तक मिलता रहता है। ठीक है, विज्ञापन हो, प्रारंभिक व्यय हो, विकास व्यय हो, अनुसंधान व्यय हो, ये सभी आगम व्यय हैं। लेकिन जब ये बहुत बड़ी मात्रा में हो जाते हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा करके समाप्त करते हैं और बचे हुए सब कहां करते हैं, बैलेंस शीट के चिट्ठे में। इसी को बोलते हैं अपन क्या, आस्थगित आगम व्यय। ठीक है, तो ये समान रूप से आज 2 चैप्टर अपन रिवाइज किए हैं। पहला तुम्हारा दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं उसके बारे में, और सेकंड हमारा पूंजी और आगम के बारे में। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को क्वेश्चन लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, अदरवाइज आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं। कोशिश करिएगा फ़ोन ऐसे टाइम में करिए ताकि रात को सोते समय फ़ोन ना कर दिए या अर्ली मॉर्निंग तब ना कर दिए। कुछ बच्चों का फ़ोन 6 साढ़े 6 बजे सुबह में आ जाता है, तो वो थोड़ा और टाइम होता है, और आदमी उठता है, चाय वगैरह पीता है, फ्रेश होता है, तो मतलब 9-10 बजे के बाद करिए, शाम को 7-8 बजे तक आप लोग कर सकते हैं। मैं आप लोग बिल्कुल रेडी रहूँगा, बिल्कुल आप लोग तत्पर रहूँगा। और ये शुरुआत है, अपन को आगे बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई करना है। अभी जूम ऐप डाउनलोड करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ जूम ऐप डाउनलोड करिए। अपन अक्टूबर से कोशिश करिए जूम ऐप के माध्यम से ही पढ़ेंगे या वीडियो के माध्यम से, बट कोशिश करिए जूम ऐप के माध्यम से। जूम ऐप नहीं हो पाएगा तो गूगल मीट के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन अपडेट करिए, अपना पर्सनल मोबाइल रखिए। जिसके पास नहीं होगा वो कुछ समय के लिए एक टाइम शेड्यूल जो बनता है क्लास का उससे जैसे ले कुछ एडजस्ट कर ले, अदरवाइज फिर मैं वीडियो डालूंगा ही डालूंगा। ठीक है, तो अपनी क्वारीज जो प्रॉब्लम होंगी इस चैप्टर के संबंध में आप पूछिए, नेक्स्ट टाइम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके।